हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोयम जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया, जिसे लिखा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने इसमें द गिफ्ट ऑफ इंडिया में ये कहा है कि इंडिया के लिए क्या गिफ्ट हुआ कब वर्ल्ड वॉर वन में। जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर वन चला था 1914 से लेकर के 1918 तक, और इसी दौरान सरोजनी नायडू ने एक पोयम लिखी 1915 में, जिसे लिखा उन्होंने द गिफ्ट ऑफ इंडिया। इसे द गिफ्ट ऑफ इंडिया इसलिए कहा गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जो भी सोल्जर्स ब्रिटिश के लिए लड़ने गए, उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। और उन्हें मजबूरी से जाना पड़ा था क्योंकि हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वार वन में, और हमारे यहाँ के सैनिकों को जबरन ले गया गया था और कुछ पैसे दे कर के उनके शहादत को रिस्पेक्ट भी नहीं दी गई थी। तो इन्हीं सोल्जरों को रिस्पेक्ट देने के लिए सरोजिनी नायडू ने लिखा द गिफ्ट ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं कि 10 लाख शहीद सैनिकों को सम्मान देने के लिए सरोजिनी नायडू ने द गिफ्ट ऑफ इंडिया में उनका कैसा सम्मान किया है। तो लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे और इसकी हिंदी जानेंगे। Is there out need that my hand withhold rich gifts of raiment or grains or gold? Lo, have flung to the east and west princess treasure torn from my breast. तो इन 4 लाइनों में सुरेश नायडू कहती है इज देयर आउट। आउट मतलब होता है चाहिए। तो वो कहती हैं कि और कुछ चाहिए जो मेरे हाथों में होल्ड है। यहाँ पे भारत माँ का जिक्र किया गया और भारत माँ उन अंग्रेजों से पूछती हैं कि और कुछ चाहिए तुम्हें क्या? जो भी मेरे हाथ में है वो भी तो तुम्हें दे दिया। रिच गिफ्ट्स ऑफ रायमेंट और ग्रेन और गोल्ड। रिच गिफ्ट ऑफ रायमेंट, अभी यहाँ रायमेंट का मतलब होता है कपड़ा। तो रिच गिफ्ट्स यानी कि अमीरों वाले गिफ्ट सब कुछ, यानी कि कपड़ा, ग्रेन और सोना तुमने मुझसे ही लिया, मतलब भारत माँ से लिया। लो आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट। लो आई हैव फ्लंग, फ्लंग मतलब होता है हाथ बढ़ाना। तो तुमने ईस्ट, मेरे ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक अपनी हाथें फैलाकर सब कुछ ले लिया। प्राइसलेस ट्रेजर टर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट, और तुमने वो ही नहीं लिया जिसका प्राइस होता है, तुमने प्राइसलेस ट्रेजर भी ले लिया, यानी मेरा प्राइसलेस खजाना जो कि अनमोल था, जैसे कि मेरे सिपाही, मेरे बच्चे। टॉर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट, और तुमने मेरी छाती से जैसे माँ एक लगा कर अपने बच्चे को रखती है, उसी तरह भारत माँ अपने बच्चों को, यानी कि भारत के वासियों को अपने सीने से लगा कर रखी थी। तो तुमने वहाँ से उन्हें छीन लिया और जबरन सेना में भर्ती कर दिया। तो इन 4 लाइनों में पोएट कहते हैं कि भारत माँ अंग्रेज़ों से सवाल पूछ रही है कि तुमने और कुछ चाहिए? सब कुछ तो तुमने ले लिया, मेरे बच्चे ले लिए, तुमने हाथ फैलाया और मेरे ईस्ट से वेस्ट तक सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि तुमने प्राइसलेस बच्चों को भी ले लिया। और फिर वो आगे कहती हैं एंड ये डेड द सॉन्ग्स ऑफ माई स्ट्रिकिंग बोम to the drum beats of duty, the sabers of dawn gather like peers in their alien graves, silent they sleep by the Persian waves. And yielded the sons of my stricken bomb, यहाँ पे बॉम्ब मतलब होता है गर्भ, यानी कि गोद, माँ की गोद। तो भारत माँ कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मेरी गोद से निकाल कर ले गए। टू द ड्रम बीट ऑफ ड्यूटी, यानी कि जैसे आर्मी में ड्रम बीट्स पे इशारे पे यानी सीनियर के ऑर्डर पर जूनियर्स अपना जान तक दांव लगा देते हैं, उसी तरह तुमने ड्रम बीट्स बजाया और उन्हें ड्यूटी पर ले गए। द सर्बर्स ऑफ ड्यूम, यहाँ पे सर्बर्स मतलब होता है कटार, और तुमने उनकी गर्दनों को कटार पर रख दिया। और वो कटार कैसी थी? मौत की कटार। गैदर लाइक पियर्स इन देयर एलियन ग्रेव्स। गैदर लाइक पियर्स, पियर्स मतलब यहाँ हो मोतियाँ,
तो हमारे जो सैनिक हैं वो पेर्ल्स के लाइक वहाँ पे बसे हुए। कहाँ पे? तो एलियन ग्रेव्स में, यानी कि एलियन ग्रेव, एलियन किसे कहता है? जिसमें हम जानकार ना हो उस चीज को हम एलियन कहते हैं। तो वो देश हमारा नहीं है, इसीलिए वो एलियन देश हो गया। और वहाँ पे हमारे सैनिक जो हैं वो मोतियों की तरह उसके गर्भ में हैं, अंदर दफन है। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्सियन वेव। साइलेंट दे स्लीप यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हुए और शांति से मर चुके हैं। और कहाँ पे मर चुके हैं? तो पर्सियन वेव, यानी कि ईरान में जो जगह है पर्सिया, उसके जो नीचे, ज़मीन के नीचे वो साइलेंटली सो रहे हैं। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू इन लाइनों में यह कहना चाहती है कि किस तरह भारत माँ अपने बच्चों के लिए रो रही है कि वो उसकी ज़मीन में भी दफन नहीं हो पाए, वो एक एलियन यानी कि दूसरे देश में जाकर दफन हो गए। अब आगे लिखती हैं, स्कैटर्ड लाइक सील्स ऑन इजिप्शियन सैंड्स दे लाई विथ प्ले bronze and brave broken heart they are strewn like blossoms mown down by chance on the blood brown meadows of fladders and friends। स्कैटर्ड लाइक सील्स, यहाँ पे सील्स वो सीप होते हैं जो समुंदर में बिखरे मिलते हैं। तो उसी तरह हमारे जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे बिखरे हुए थे। कहाँ पे? इजिप्शियन सैंड में। यहाँ पे इजिप्ट में जो सैनिक भेजे गए थे वो इजिप्ट के जो मरुस्थल सैंड जगह है उसमें वो लोग बेचारे सीपों की तरह पड़े हुए थे और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा था। दे लाई विथ पेल ब्रॉन्ज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड। दे लाई विथ पेल ब्रॉन्ज, यहाँ तो पेल ब्रॉन्ज का मतलब होता है पीला पड़ जाना। जैसे कि मरने के बाद हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, उसी तरह वो लोग वहाँ पे सैंड में, उनकी जो फोरहेड है, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका है और उनका जो हाथ है वो टूट चुका है, वो दर्द से चिल्ला रहे हैं। दे आर स्कॉन लाइक ब्लॉसम्स mown down by change। दे आर स्ट्रॉन, यानी स्ट्रॉन मतलब होता है बिखरे हुए, तब वो क्या है? बिखरे हुए हैं। लाइक ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स मतलब फूल, वो कैसे बिखरे हुए हैं? फूलों के जैसे। वॉर्न डाउन बाय चांस मतलब वो फंस गए एक बदकिस्मत की तरह, वो वहाँ पे फंस गए हैं। यहाँ पे इसलिए फंसा हुआ कहा गया है क्योंकि उन फूलों की जैसे वो जो बिखरे पड़े थे, उनका क्या कसूर था? वो अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो तो अंग्रेजों के दबाव से वहाँ चले गए थे, इसलिए वो फंस गए थे। ऑन द ब्लड ब्राउन मैंडोस, मैंडोस का मतलब होता है एक खेत जिसमें हरियाली छाई हो। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये जो जगह थी, वो जो घास नुमा जगह थी, वो जो फॉरेस्ट था, वो अब एक लाल मंजर में बन गया। क्यों? क्योंकि उस शहीदों के खून लगे हुए वहाँ। ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस, तो ये कहाँ पे है? फ्लैंडर्स में और फ्रांस में। यहाँ पे फ्लैंडर्स का मतलब है बेल्जियम को कहा जा रहा है, यानी कि बेल्जियम और फ्रांस के जो मैदानी क्षेत्र थे, जो घासनुमा जगह था, वहाँ पे अब रेडिस घास हो चुके हैं क्योंकि उन शहीदों के खून वहाँ पे हैं। इसके बाद पोएट आगे बढ़ती है और लिखती हैं, Can ye measure the grief of the tears I weep, or compass the woe of the watch I keep, or the bride that thrill through my heart's disappear, and the hope that comfort the anguish of prayer। कैन यू ये मेजर द ग्रीफ, क्या तुम, माता भारत माता कह रही हैं कि क्या तुम मेरे ग्रीफ आई वीप यानी मेरे आंसुओं का तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना तड़प रही हूँ अपने बच्चों के लिए और तुमने मुझे कितना दर्द दिया है। और कैंपस द वो ऑफ द वॉच आई कीप, और मुझे कितना दर्द हो रहा है मेरे बच्चों को इस तरह देख कर मुझे। Or the pride that thrill though my heart disappear। और द प्राइड यानी और मुझे जो घमंड है मेरे बच्चों पे, मुझे गर्व है मेरे बच्चों पे। माई हार्ट डिसअपियर यानी कि मेरा जो दिल है
वो अब होपलेस हो चुका है, इतना वो दर्द में हो गया है। एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंगुलस ऑफ प्रेयर। एंड द होप दैट कम्फर्ट यानी कि एक उम्मीद जो मुझे सहारा देती है, यानी कि उम्मीद देती है। द एंगुलस ऑफ प्रेयर, जो मैं प्रेयर करती हूँ उससे मुझे एक उम्मीद मिलता है, एक सहारा मिलता है। तो यहाँ पे इस लाइनों में पोएट कहना चाह रही हैं कि भारत माँ है जो अब रो रही थी, इतना दर्द में थी, अब वो अपने बच्चों पे गर्व भी करती है क्योंकि वो दूसरों के लिए अपना जान निछावर कर देते हैं, दूसरों की मदद के लिए। और उन्हें उनसे भी उम्मीद मिलती है, शक्ति मिलती है कि मेरे बच्चे वापस आएंगे। यहाँ पे सरोजनी नायडू ना सिर्फ भारत माँ बल्कि उन माँओं के बारे में भी कह रही हैं जो कि अपने बच्चों को फ़ौज में भेज देते हैं, और कितना बहादुर होती हैं वो महिलाएं जो अपने बच्चों से दूर रहकर, कितना गर्व होता होगा उन्हें, और एक उम्मीद उन्हें मिलती है प्रेयर से कि उनके बच्चे वापस आएंगे। आगे पोएट लिखती हैं, एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री विन द टेरर एंड ट्यूमलेट ऑफ हेट सैल कीज and life be refashioned on anvils of peace. And the far sad glorious vision I see, यहाँ पे सैड ग्लोरियस यानी कि दुख भरा पर गर्व, ग्लोरियस मतलब अच्छा भी। तो जहाँ तक दूर तक भारत माँ देख सकती है, 1915 में जो वो देख रही, 1915 में यह पोयम लिखा गया था, तो वो 1915 में बोल रही हैं अपने बच्चों की कि जहाँ तक तुम्हारी भारत माँ देख सकती है तुम जरूर जीतोगे, पर तुम जीतोगे रेड बैनर्स में, यानी कि वो जो जीत का झंडा होगा वो तुम्हारे खून से सदा होगा मेरे बच्चों। When the terror and the mortaunt of hate shall cease. When the terror and the torment, यानी कि ये जो डर और ये जो लड़ाई है, ये जो नफरत है, हेट shall cease, ये कभी ना कभी खत्म होगी। And the life be refashioned on एवल्स ऑफ पीस, और जो जिंदगी होगी वो एनवेल्स होता है एक पदार्थ जिसमें पीट पीट कर लोहे को सीधा किया जाता है। तो जब पीट लिया जाता है तो लोहा सीधा हो गया तो शांत हो गया। तो उसी तरह ये जो जंग है उसमें तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पर जैसे ही ये जंग खत्म होगी वो शांति भरा माहौल आएगा और फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इन लाइनों में पोएट कहती हैं कि तुम्हें ये जो जंग लड़नी पड़ रही है मेरे बच्चों, वो कभी ना कभी खत्म होगी, और भारत माँ दूर तक देखकर बताती है कि तुम जरूर विजय होगी, पर उसकी कीमत तुम्हारा खून होगा मेरे बच्चों। और फिर शांति छाएगी क्योंकि अब उन्हें वो जीत मिल चुकी होगी। और उसके बाद पोएट लिखती है, एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless rank, and you honor the deed of deathless ones. Remember the blood of thy martyred song. एंड योर लव यानी कि और तुम्हारा जो प्यार है, ऑफर मेमोरियल थैंक्स, वो उन जवानों को थैंक्स करेगा जिन्होंने जान दी है। टू द कमांडर्स हु फाउट, और उन सिपाहियों की जिन्होंने लड़ा इन योर डाउंटलेस रैंक। यहाँ पे डाउंटलेस रैंक का मतलब होता है निडर होकर के, तो वो सिपाही जो निडर होकर तुम्हारे लिए लड़े। एंड यू ऑनर द डिड ऑफ डेथलेस वंस, और तुम्हें उन्हें इज्जत और सम्मान देना पड़ेगा जो कि मरे हैं तुम्हारे लिए। रिमेंबर द ब्लड ऑफ दाई मार्टर्ड सन्स, और याद करना उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान दी है, मेरे बच्चों ने तुम्हारी विक्ट्री के लिए जो जान दी है उन्हें याद करना। तो इन लाइनों में पोएट कहती हैं कि
उन्हें थैंक्स कहना और उन्हें याद करना। जब जंग ख़त्म हो जाएगी, 1918 में ख़त्म हुई थी, तो वो पहले ही 1915 में ही ना लिख दिया गया था। तो वो कह रही हैं कि तुम मेरे बच्चों को याद करना जिन्होंने तुम्हारे लिए जान दी है, उन्हें ऑनर्स देना यानी सम्मान देना, और उन्हें वो इज्जत प्रदान करना जो उन्हें मिलना चाहिए। पर ऐसा किया था अंग्रेज़ों ने? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जवानों को यूज किया और उसके बाद उन्हें सम्मान भी नहीं दिया। ये पहले लिखी गई थी, इसलिए भारत माँ उम्मीद कर रही है कि सम्मान देना। यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में।